सेक्शन 17 अफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक, यानी फ्रॉड और मिस्टेक का लिमिटेशन पर क्या असर होगा। बोलता है वेयर इन केस ऑफ सूट और एप्लीकेशन, यानी कि सिर्फ मुकदमे, सूट और एप्लीकेशन पर ये वाली धारा अप्लाई होती है। अब बोलता है द सूट और एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन द फ्रॉड ऑफ डिफेंडेंट, यानी कि प्रतिवादी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया था, तो ऐसी कंडीशन में बोलता है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट बिगिन टू रन अनलेस द प्लेंटिफ हैज़ डिस्कवर्ड द फ्रॉड, यानी कि जब आपको फ्रॉड डिस्कवर होगा ना तब उस टाइम से लिमिटेशन चालू माना जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए ये एक चाचा जी थे और एक बाबूराव थे। तो चाचा जी ने बाबूराव से बोला कि मुझे तुम्हारी नैनो कार ख़रीदनी है और बेच दो, दोनों में एग्रीमेंट हो गया। अब चाचा जी ने इनको एक चेक दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है, और बाबूराव ने चाचा जी को कार दे दी। देने के बाद कार आरटीओ में रजिस्टर करवा दी, उनके नाम पे उनका आरसी कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का कार्ड भी जनरेट हो गया। तो लीगल ओनर जो थे वो चाचा बन गए कार के। अब जब बाबूराव ये चेक बैंक में डालने गए तो बैंक में जब चेक क्लियर होने को गया तो बैंक वालों ने बोला बाबूराव जी आप चेक कहाँ से ले आए हो, किससे लाए हो, ये एक्सिस बैंक जो है इसकी तो स्पेलिंग गलत है। जब क्लियरेंस में गया चेक तो पता चला कि ऐसा कोई बैंक होता ही नहीं है। जो ओरिजिनल बैंक है उसका नाम है AXIS, एक्सिस बैंक। ये एक्सिस बैंक का नाम का एक फेक चेक दे के रखा है आपको। 1 लाख रुपए का कोई मतलब कुछ आपको मिल ही नहीं सकता। ये जो साइन है इसका कुछ नहीं पता, पर पूरा का पूरा चेक फेक है। तो ऐसी कंडीशन में बाबूराव का जो था वो काफ़ी टाइम निकल गया, ठीक है। 1 साल बाद बाबूराव ने ये चेक डाला था 2023 में, 2022 में एग्रीमेंट हो गया था, ठीक है। अब जब 1 साल निकल गया और जब केस फाइल करेंगे तो ये जो टाइम था बाबूराव की इग्नोरेंस का, उन्हें पता ही नहीं था कि ये चेक फर्जी है, ये वाला टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। लिमिटेशन उस दिन से काउंट होगा जिस दिन बाबूराव को फ्रॉड का पता चला, यानी कि जिस दिनांक को बैंक ने बताया कि ये जो चेक है ये पूरा का पूरा फेक चेक है, उस दिन से बाबूराव का लिमिटेशन चालू होगा, उसके पहले से चालू नहीं होगा, ठीक है। ये वाली बात हमें सेक्शन 17 के 1 से पता चली। 2 बोलते हैं, बी देखते हैं, द नॉलेज ऑफ द राइट और टाइटल ऑन विच अ सूट इज फाउंडेड इज कंसील्ड बाय फ्रॉड। देखिए कंसीलमेंट बाय फ्रॉड की इसमें बात आई है। बोला है कि नॉलेज ऑफ राइट और टाइटल, यानी आपके अधिकार की या फिर आपके मालिकाना हक की नॉलेज को छुपा के रखा गया था। ऐसा कैसे होता है, इसका एग्जांपल मैं देखिए बताता हूँ। देखिए इसका एग्जांपल बड़ा अच्छा मैंने सोच के रखा है। ये जो घर है ये आपका है, ठीक है, ये आपका घर है, आप रहते हो इसमें, आपका नाम ए है, प्लस आपके मम्मी रहती हैं, प्लस पापा रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कुछ दिनों बाद आपके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है, आप अकेले ऑर्फन हो जाते हो। अब आपका गार्जियन जो है उनको अपॉइंट करते हैं, आपके अंकल आंटी हैं, ये अंकल हैं आपके और ये आंटी हैं आपकी, ये आपके गार्जियन अपॉइंट किए जाते हैं और ये लोग आके आपके पूरे घर को कंट्रोल कर लेते हैं। पूरे घर में ये लोग रहने लगते हैं, आपको ये खाना पीना देते हैं, लेकिन ये आपको ये शो करते हैं कि ये पूरा जो घर है इनके मम्मी पापा का नहीं है, ये घर अंकल और आंटी का है, ठीक है। अंकल और आंटी पूरे घर में रहते हैं, पूरा यूज़ करते हैं और आपको ये यकीन दिला देते हैं कि ये जो घर है तुम्हारे मम्मी पापा का नहीं था, ये घर हमारा है। और आप क्योंकि भोले भाले मासूम बच्चे हो, ठीक है, तो आप इनकी बात में आ जाते हो। आप सोचते हो कि कितने अच्छे अंकल आंटी हैं हमारे मम्मी पापा की डेथ के बाद हमें खाना पीना देते हैं, हमें स्कूल भेजते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत कपड़े धुलवा लेते हैं, थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा लगवा लेते हैं, अच्छा काम है। लेकिन क्या है, घर आपको जो घर है वो लगता है कि हमारे अंकल आंटी का ही है। और कुछ दिनों बाद ये जो अंकल आंटी है ना आपके, ये सोचते हैं कि यार बच्चा बहुत ज़्यादा हेडेक है, तो आपको ये ऑर्फन एज में भिजवा देते हैं, यानी जहाँ पे ऑर्फन बच्चे रहते हैं वहाँ पे वो भिजवा देते हैं और आप अपने घर से दूर अलग थलग गरीब बच्चों के साथ जाके रहने लगते हो। फिर ऐसी कंडीशन में आपका कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ? आपका कॉज ऑफ एक्शन तो तभी अराइज हो गया था जब आपको यहाँ से भगा दिया गया था, ठीक है। लेकिन
आपको नॉलेज ही नहीं थी कि ये घर मेरे मम्मी पापा का है। तो फिर जब आप बड़े हो जाते हो, 30 साल के हो गए आप, ठीक है, आप 30 इयर्स के हो जाते हो, थंगाबली बन गए अब आप। तो यहाँ पर आप जब आर्मी की जॉब कर रहे थे तो किसी ने आपको बताया कि ये जो घर था ना बेटा, ये जो घर है ना, ये तुम्हारे अंकल आंटी का नहीं है, ये घर तुम्हारे मम्मी पापा का है, और जाओ और पूरे घर पे तुम क्लेम करो, उन लोगों को वहाँ से हटाओ और ख़ुद जाके रहो उस घर में, क्योंकि उस पर तुम्हारा हक है और तुम्हारे अंकल आंटी ने तुमको गलत तरीके से घर से आउट किया था, ठीक है, और पूरी प्रॉपर्टी हड़प गए, मतलब पूरा पैसा वो लोग खा गए तुम्हारे हिस्से वाला, और जो घर है बस वही बचा हुआ है, जल्दी से जाके ले लो। तो ऐसी कंडीशन में ये लड़का, यानी कि जो भी ये थंगाबली है, ये जब 30 इयर्स का हुआ, मतलब ये शुरू में 5 साल का था, मतलब टोटल 25 साल बाद इसको पता चला कि इसका राइट और इसका टाइटल को कंसील किया गया है, छुपाया गया है। तो ऐसी कंडीशन में इसको जब भी पता चलेगा कि मेरा उस घर पे राइट है, मेरा उस घर पे अधिकार है, तो उस दिन से इसके खिलाफ लिमिटेशन चलना चालू हो जाएगा, उसके पहले लिमिटेशन रन नहीं होगा। देखो इसके साथ गलत कब हुआ, जब इसको घर से हटाया गया, यानी कि जब ये 5 साल का था तभी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया था, लेकिन इसको पता चला 30 साल की उम्र में, ठीक है ना। तो लिमिटेशन 30 ईयर्स से चालू होगा। अब इसको जो भी टाइम पीरियड है उसके अंदर अंदर केस लगाना होगा और इसकी रेमेडी जो है वो बार नहीं होगी। अब चलिए नेक्स्ट क्लॉज देखते हैं। सी बोलता है द सूट और एप्लीकेशन इज फॉर रिलीफ फ्रॉम कंसिक्वेंस ऑफ मिस्टेक। ठीक है, अगर मिस्टेक हो गई आपके साथ तो ऐसी कंडीशन में लिमिटेशन तब चालू होगा जब मिस्टेक का आपको पता चला। एग्जाम्पल बताता हूँ, देखिए ये कार आपने ख़रीदी, बढ़िया चल रही थी, एक नंबर कार थी। अब जो कार डीलर था उसने आपको ये वादा करके दिया था कि कार 100% परफेक्ट कार है। आप चलाते रहे, बढ़िया 1 साल चली, बढ़िया 2 साल बढ़िया चली, लेकिन 2 साल बाद आपको पता चला कि इस कार के मॉडल में क्या इंटरनल प्रॉब्लम है इसके कार के इंजन में, और ये धुआं छोड़ने लगती है। मतलब धुआं तो ये काफ़ी टाइम से छोड़ रही थी, लेकिन फिर ये बाद में ज़्यादा धुआं छोड़ने लगी। तो यहाँ पर कंपनी का क्लेम था कि 10 साल तक कार बढ़िया चलेगी, लेकिन वो 2 साल में ही उसने अपनी असली औकात दिखा दी। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कब अराइज होगा, जब आपको इसकी इंटरनल मिस्टेक का पता चला। देखो इंजन में मिस्टेक तो शुरू से थी इसके, लेकिन इसका असली रूप सामने कब आया, कब पता चला, जब ये धुआं छोड़ना शुरू करने लगी, वो भी 2 साल के अंदर, नई की नई कार। तो ऐसी कंडीशन में 2 साल बाद जब आपको मिस्टेक का पता चलता है तब आप डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करने के लिए रेडी होगे। मतलब लिमिटेशन 2 साल बाद से आपका काउंट होगा। ठीक है। डी बोलता है वेयर एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश द राइट ऑफ द प्लेंटिफ हैज़ बीन फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड फ्रॉम हिम, यानी कि आपका अधिकार, आपका जो राइट था वो कंसील किया गया था आपसे, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात आ रही है, डॉक्यूमेंट को फ्रॉडुलेंटली कंसील किया गया। अब ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए मैं बताता हूँ। इसी एग्जाम्पल पे चलते हैं हम अपन। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये आपके मम्मी पापा को तो थी, लेकिन इस पर क्या कई लोग, ये जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ये जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी थी, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा था ना, आपके दादा दादी आपके नाम पे विल करके गए थे। ये आधी प्रॉपर्टी आपके नाम पे विल में छोड़ी गई थी और आधी प्रॉपर्टी आपके अंकल आंटी की थी। अब ये जो विल होती है ना, ये आपके मम्मी पापा की डेथ की स्थिति में ये विल को ये आपके अंकल आंटी छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं, कंसील कर देते हैं। ठीक है, तो जिस दिन से आपको इस विल का पता चलेगा कि हमारे फेवर में हमारे दादा दादी ने विल करी थी, तो इस दिन से आप इसके खिलाफ रिकवरी का केस फाइल कर सकते हो। ठीक है ना। आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज कब हो गया था, जब इन लोगों ने आपको घर से हटा दिया, लेकिन आपको कई सालों बाद पता चलता है कि मेरे नाम पर तो एक विल है, वो भी रजिस्टर्ड है। आपको रजिस्टर्ड विल का किसने बताया, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार आपके कांटेक्ट में आए, उनको आप पर दया आई कि बेचारा बच्चा गरीब है, उन्होंने आपको खुद बताया कि आपके दादा आपके नाम पे विल करके गए थे और आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लो। आप विल की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लिए तो आपको दिनांक 2023 में पता चल जाता है कि मेरे लिए 10 साल पहले विल की गई थी, 10 ईयर्स अगो। तो आपका लिमिटेशन आज दिन से, जिस दिन को आपको इन्फॉर्मेशन हुई उस दिन से काउंट होगा। उसके पहले का जो टाइम है वो आपके खिलाफ काउंट नहीं किया जाएगा।
ठीक है, यही सब बात अब लास्ट वाले में लिखी हुई है। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट बिगिन टू रन अनलेस द प्लेंटिफ हैज डिस्कवर्ड द फ्रॉड, यानी जिस दिन को आप फ्रॉड डिस्कवर करो या फिर मिस्टेक डिस्कवर करो, ठीक है, या फिर आप ड्यू डिलिजेंस से उसको डिस्कवर कर सकते थे, और अगर डॉक्यूमेंट छुपाया गया है तो जब आपके पास पहली बार मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट आया या फिर कंपेलिंग इट्स प्रोडक्शन आया, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, जिस दिन को आपको पहली बार डॉक्यूमेंट के बारे में पता चला, उसको प्रोड्यूस करने के बारे में, उसकी प्रोडक्शन को कंपेल करने के बारे में इंफॉर्मेशन हुई, उस दिनांक से आपका लिमिटेशन काउंट होगा। अब इसके एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं, इसके एक्सेप्शन अलग हैं, वो देखिए इसके एक्सेप्शन हम देखते हैं क्या दिए हैं। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल एनेबल एनी सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, एप्लीकेशन टू बी मेड, क्या क्या दिया है देखिए, एप्लीकेशन नहीं होगी, सूट नहीं होगा, टू रिकवर नहीं कर सकते आप, इन्फोर्स नहीं कर सकते कोई भी चार्ज, या फिर सेट असाइड नहीं करा सकते एनी ट्रांजैक्शन इन केसेस में। इसको हम अभी डिटेल में देखते हैं। सब क्लॉज 1 बोलता है इन केस ऑफ फ्रॉड, यानी अगर फ्रॉड हुआ है, हैज़ बीन परचेज फॉर वैल्यूएबल कंसीडरेशन बाय पर्सन हु वॉज नॉट अ पार्टी टू फ्रॉड, यानी कि जब फ्रॉड होता है और उस केस में फ्रॉड की जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, उसको किसी ऐसे इंसान ने ख़रीद लिया है जिसका फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही उसको ये पता था कि ये चीज़ फ्रॉड से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, और ना उसको यकीन करने का कारण था, मतलब कि बिल्कुल स्वच्छ आदमी, साफ़ सुथरा अगर कोई फ्रॉड वाली प्रॉपर्टी ले लेता है तो उसके ख़िलाफ़ जो लिमिटेशन का टाइम है वो रन नहीं करेगा, ठीक है ना, मतलब उसने जब प्रॉपर्टी ली तो आप 7 साल बाद उसके खिलाफ ये नहीं बोल सकते कि जज साहब हमें तो अभी पता चला फ्रॉड का, ये इनोसेंट परचेज़र है, इसकी सेल कैंसिल करवाओ, हमें प्रॉपर्टी रिस्टोर करवाओ, नहीं, इनोसेंट परचेज़र का प्रोटेक्शन दिया गया है। एग्जांपल बताता हूँ, ये सेम एग्जांपल है, इसमें चाचा जी जो हैं फ्रॉड करते थे, फ्रॉडिये थे, और बाबू राव जो हैं वो गाड़ी बेच रहे थे, ईमानदार इंसान थे। बाबू राव ने गाड़ी इनके नाम पे ट्रांसफ़र करा दी, आरटीओ से रिकॉर्ड सब इनके नाम पे, चाचा जी के नाम पे ट्रांसफ़र हो गया, चेक जो था वो फेक था, ठीक है ना, पूरा फेक चेक था, 1 लाख रुपए में से 1 रुपया बाबू राव को नहीं मिला। अब चाचा जी के पास गाड़ी आ गई, अब चाचा जी थे चालाक, इन्होंने ये गाड़ी बेच दी मुझको, आदिल को उन्होंने ये गाड़ी बेच दी वैल्यूएबल कंसीडरेशन में। मैं ईमानदार इंसान हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि ये गाड़ी का कोई फ्रॉड से लेना देना है, मैंने तो आरसी कार्ड चेक किया, उसमें चाचा जी का नाम है, ठीक है, एग्रीमेंट चाचा जी के पास अवेलेबल है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने गुड फेथ में इनको पैसा दे दिया गाड़ी का, जो भी पैसा बन रहा था 1.5 लाख रुपए मैंने दे दिए, 1.50 लाख मैंने दे दिए और परचेज़ कर ली गाड़ी। तो ऐसी कंडीशन में बाबू राव को अगर 4 साल बाद फ्रॉड का पता चलता है, तो वो फ्रॉड का जो जब पता चला बाबू राव को, तो वो चाचा जी के ख़िलाफ़ तो वो एक्शन ले सकते हैं, चाचा जी से तो गाड़ी का 1 लाख रुपया था वो वसूल कर सकते हैं, इस पर प्लस कॉस्ट वसूल सकते हैं, प्लस इंटरेस्ट वसूल सकते हैं, ठीक है, इनके ख़िलाफ़ 420 आईपीसी का केस भी दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इनोसेंट परचेज़र हूँ, है ना, मैं इनोसेंट परचेज़र हूँ, मेरा फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं है, तो जो गाड़ी मेरे पास आ गई थी उसके ख़िलाफ़ लिमिटेशन कंटिन्यू नहीं होगा। मान लीजिए गाड़ी मेरे पास 2022 में आती है, तो चाचा जी को फ्रॉड का पता चलता है 2024 में, तो जो टाइम पीरियड बीच में चला गया वो एक्सक्लूड नहीं होगा, ठीक है, एक्सक्लूड नहीं होगा, यानी कि लिमिटेशन 2022 से ही कंटिन्यू माना जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, B2 बोलता है इन केस ऑफ मिस्टेक हैज़ बीन परचेस्ड फॉर वैल्यूएबल कंसीडरेशन सब्सिक्वेंटली टू द ट्रांजैक्शन इन विच द मिस्टेक वॉज मेड, यानी कि अगर मिस्टेक का मैटर है, ठीक है, तो उसको वैल्यूएबल कंसीडरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिभूति तो सिक्योरिटी होती, तो वैल्यूएबल कंसीडरेशन से अगर किसी ने मिस्टेक वाली प्रॉपर्टी को ख़रीद लिया है तो उसके खिलाफ भी लिमिटेशन रन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है दिखाता हूँ। फ्लिपकार्ट पे आप शॉपिंग करते हो, या फिर फ्लिपकार्ट तो ओरिजिनल हो जाएगा, अपन कोई ऐसे लें जैसे शॉपकार्ट, मान लीजिए शॉपकार्ट कोई वेबसाइट है, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है, प्रोडक्ट्स खरीदती बेचती है, लोगों को घर पे डिलीवरी देती है, कुछ फ्लिपकार्ट अमेज़न जैसी है ये। अब यहाँ से आप iPhone 1 ऑर्डर करते हो
आईफोन 1 ऑर्डर करते हो आप मात्र 5000 रुपीज़ में, 5000 रुपीज़ में आईफोन 1 आपने ऑर्डर किया, लेकिन उन लोगों से कोई मिस्टेक हो गई, शॉपकार्ट वालों ने कोई मिस्टेक करी और आईफोन 1 की जगह आपको आईफोन 13 भेज दिया, जिसकी वैल्यू करीब 1 लाख रुपीज़ की होती है। यानी 5000 रुपये में आपको 1 लाख की प्रॉपर्टी मिल गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर सामने वाले से क्या हुआ, शॉपकार्ट से यहाँ पे मिस्टेक हो गई। अब जब शॉपकार्ट से मिस्टेक हो गई तो वो आपके ख़िलाफ़, यहाँ पे आपका नाम क्या लिख देता हूँ, मिस्टर स्मार्ट। तो जो मिस्टर स्मार्ट हैं शॉपकार्ट, उनके अगेंस्ट तो लिमिटेशन, जब शॉपकार्ट को पता चलेगा कि हमसे मिस्टेक हुई है तब से लिमिटेशन चालू होगा, है ना। शॉपकार्ट ने अभी तो आपको फ़ोन भेज दिया, अब वो शांति से बैठे हुए, उन्हें पता ही नहीं चला कि हमसे गलत ऑर्डर डिलीवर हुआ है। 1-1.5 महीने बाद जब असली ओनर के पास आपका आईफोन पहुंचा और आपके पास किसी और का आईफोन 12 पहुंच गया, है ना, तब पता चलेगा उन्हें, काफ़ी टाइम बाद पता चलेगा जब कंप्लेंट जाएगी कि हमसे मिस्टेक हुई है। ऐसी कंडीशन में वो आपसे बोलेंगे भाई साहब हमें हमारा फ़ोन दे दो वापस, मिस्टर स्मार्ट जी हमारा आईफोन 13 दे दीजिए और आपका आईफोन 1 हम देने को तैयार हैं। लेकिन क्या होता है, आप थे मिस्टर स्मार्ट, आप चालाक थे, तो आपने जल्दी से जल्दी ये फ़ोन 1 मंथ में किसको भेज दिया, मिस्टर इनोसेंट को, मिस्टर इनोसेंट परचेज़र, मिस्टर आईपी को आपने ये फ़ोन बेच दिया। मिस्टर आईपी को पता ही नहीं था कि ये कोई फ्रॉड का मैटर है, सॉरी मिस्टेक का मैटर है, उनको नहीं पता था, ठीक है। आपके नाम पे बिल इशू हुआ था फ्लिपकार्ट से, अरे सॉरी शॉपकार्ट से आपके नाम पे बिल इशू हुआ था। तो मिस्टर इनोसेंट परचेज़र ने, आईपी ने आपसे गुड फेथ में ये प्रॉपर्टी पैसा दे के ले ली, यानी आईफोन 12 आपसे ले लिया 1 लाख रुपए में, ठीक है। तो अब ये जो शॉपकार्ट है अगर इनोसेंट परचेज़र के अगेंस्ट केस करती है तो इनका जो टाइम है वो एक्सक्लूड नहीं होगा। मतलब कि मिस्टेक अगर मान लीजिए शॉपकार्ट को मिस्टेक का 1 साल बाद पता चलता है, 1 ईयर आफ्टर इनको मिस्टेक के बारे में मालूम होता है, ठीक है ना। 1 साल बाद मिस्टेक का पता चला तो ये जो शॉपकार्ट है इसका कॉज ऑफ एक्शन मिस्टर स्मार्ट जो कि आप हो, आपके ख़िलाफ़ तो 1 ईयर बाद भी इसका कॉज ऑफ एक्शन जारी हो जाएगा, टाइम बार नहीं होगा। जब मिस्टेक पता चली 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, जब मिस्टेक पता चलेगी तब कॉज ऑफ एक्शन आपके खिलाफ स्टार्ट हो जाएगा। शॉपकार्ट आपसे पूरा 1 लाख रुपए वसूल कर सकता है मोबाइल की कीमत का, प्लस कंपनसेशन, प्लस कॉस्ट, प्लस एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स सब वसूल कर लेगा। लेकिन क्योंकि मेरे पास फ़ोन आया, मैं इनोसेंट परचेज़र हूँ, क्या हूँ मैं, इनोसेंट, स्पेलिंग पता है मुझे गलत है, इनोसेंट परचेज़र हूँ मैं। तो जो इनोसेंट परचेज़र है उसके अगेंस्ट टाइम रन नहीं होगा, टाइम सिर्फ ये जो मिस्टेक वाला व्यक्ति था जिसको मालूम था उसके अगेंस्ट रन होगा। तो यहाँ पर इनोसेंट परचेज़र बच गया, फ़ोन मेरे पास रहेगा और जो मिस्टर स्मार्ट आप हो, आपसे कंपनी पैसा तब वसूल करेगी जब उनको मिस्टेक का मालूम चलेगा, ठीक है। मेरे से वो फ़ोन वसूल करने के लिए केस अगर लिमिटेशन बार हो गया है तो नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ पर बोलता है, हमारा सबसेक्शन शुरू होने से ही पहले बोलता है कि रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या फिर कोई चार्ज को इन्फोर्स नहीं करवाएंगे, या फिर सेट असाइड ट्रांजैक्शन को सेट असाइड नहीं करवाएंगे। किसके खिलाफ, इनोसेंट परचेज़र के अगेंस्ट, इनोसेंट परचेज़र। देखो इनोसेंट परचेज़र वर्ड नहीं आया है, मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा है जिसने पैसा दे के, वैल्यूएबल कंसीडरेशन दे के पैसा चीज़ खरीदी है, ठीक है। थर्ड बोलता है इन केस ऑफ कंसील्ड डॉक्यूमेंट हैज़ बीन परचेस्ड फॉर वैल्यूएबल कंसीडरेशन, सेम वही बात बोल रहा है, कंसील्ड मतलब छुपाए हुए दस्तावेज़ को अगर कोई ख़रीद लेता है बिना ये जाने हुए कि वो छुपाया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में टाइम उस इनोसेंट व्यक्ति जिसने वैल्यूएबल कंसीडरेशन में ऐसी चीज़ बाय की थी उसके अगेंस्ट रन नहीं होगा, मतलब सॉरी उसके अगेंस्ट रन होने लगेगा, मतलब उसको जो है उसके अगेंस्ट आप लिमिटेशन की माफ़ी नहीं मांग सकते, है ना। उसके अगेंस्ट आप 10 साल बाद सूट फाइल करके ये नहीं बोल सकते कि हमें तो अभी कंसीलमेंट का पता चला और इसीलिए हमारा अभी रिकवर करने का राइट है,
रिकवर करने का या फिर कोई चार्ज या फिर सेट असाइड ट्रांजैक्शन करने का राइट आपका नहीं रहेगा इनोसेंट परचेजर यानी बोनाफाइड जिसने गुड फेथ में ख़रीदा उसके अगेंस्ट। अब चलिए लास्ट देखते हैं हम। 2 सबसेक्शन 2 स्टार्ट हो गया, बोलता है जहाँ जजमेंट डेटर ने फ्रॉड या फोर्स से प्रिवेंटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर, मतलब कि वो फ्रॉड करता है या फिर आपके साथ मतलब ऑब्वियस सी बात है धोखा देता है, आपको बोलता है कि भाई साहब हमारे खिलाफ एग्जीक्यूशन मत करो, आपको डराता धमकाता है, फोर्स का यूज़ करता है और 12 साल आपके वो वेस्ट करवा देता है। 12 ईयर्स तक के आप एग्जीक्यूशन का केस फाइल नहीं करते या फिर उस प्रोसीडिंग को आप कंटेस्ट नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में क्या बोल रहा है कोर्ट में, ऑन एप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट क्रेडिटर मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड एक्सटेंड द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री और ऑर्डर। यानी अगर आपको 12 साल तक या फिर जो भी टाइम पीरियड आपको डिक्री का इन्फोर्समेंट नहीं करने दिया, एग्जीक्यूशन नहीं करने दिया, तो ये जो टाइम जो आपको रोका गया था वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। लिखा है प्रोवाइडेड दैट सच एप्लीकेशन इज मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फ्रॉड और सिसेशन ऑफ फोर्स एज द केस में बी। लेकिन ये एप्लीकेशन भी 1 ईयर के विद इन होना चाहिए, मतलब कि आप एग्जीक्यूशन आपको करने से सामने वाला रोक रहा था, ठीक है, तो 12 साल तक रोकता रहा, 12 साल बाद वो चला गया, ख़त्म हो गया, तो अब आपको 1 साल के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन फाइल करनी होगी कैसे भी, हाउ एनी हाउ।